हेलो एवरीवन, उम्मीद कर दूंगा आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और हम दोबारा से आपके लिए एक चैप्टर लेके आए जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल थ्रू लाइंस। ठीक है, थ्रू लाइंस ऑफ एनसीईआरटीज। सो मेरे हिसाब से अपन को बहुत ज्यादा समय के वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है कि मेटल एंड नॉन मेटल है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा मेटल एंड नॉन मेटल पे। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बड़े बड़े शब्दों में चैप्टर का नाम दिख ही रहा होगा। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप लोग इसको और भी अच्छी तरह से देख पाओ। ठीक है, तो यहां पर चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन क्लास 9th यू हैव, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स गुड नाउ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इन क्लास 9th यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट, यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड मेटल, नॉन मेटल और। ठीक है, यहां पर आपने क्या लिखा, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को भी आपने कई भागों में क्लासिफाइड कर दिया था, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर वही पढ़ना है कि हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को देखेंगे अच्छी तरीके से और भी थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ सम इश्यू, सॉरी थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। मतलब कि कुछ ऐसी बातों को सोचो या फिर बोल दो कुछ ऐसे उपयोगों को सोचो जो कि मेटल और नॉन मेटल वगैरह से रिलेटेड हो। ठीक है, और क्या बोला गया है? व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइजिंग ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल और नॉन मेटल। मतलब कि आप क्या क्या चीजें सोच पा रहे हो कि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे मेटल को और नॉन मेटल को। बढ़िया। और तीसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि मेटल और नॉन मेटल वगैरह जो है, ठीक है, तो अपन और भी क्या चीजें, और भी ऐसी क्या चीजें देख पाए कि और अच्छे से हम लोग इसको क्लासिफाइड कर पाए। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी गई है। और क्या बोला है? फिजिकल प्रॉपर्टीज अपन को पढ़ना है। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए अगर हम उसका फिजिकल अपीयरेंस पढ़ लें कि वो एक्चुअल में दिखता कैसा है, तो उसको थोड़ा पढ़ने समझने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा चालू करते हैं। चलिए, इसको पहले मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा पढ़ते हैं। बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है द इजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस स्टडी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मतलब परफॉर्मिंग। ठीक है, यहां पर क्या बोला? 3.1 to 3.6 कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो यहां पर क्या बोला है? नॉर्मल सी बात यहां पर की गई है कि अगर आपको मेटल वगैरह के अपीयरेंस वगैरह को देखना है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना है, सो यू हैव टू टेक सम एग्जांपल फॉर दैट, लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम वगैरह। अगर आप लोग इनकी सहायता से कुछ एक्टिविटीज कराते हो, सो यू विल गेट मोर बेनिफिट्स, यू विल गेट इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर क्या देखो सबसे पहले क्या है? टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। मतलब कि नॉर्मली आपको क्या करना है? पहले आपको कॉपर, एल्युमिनियम ये सब कुछ ले लेना है और इसका पहले फिजिकल अपीयरेंस को नोट कर लो कि जो कॉपर होता है वो कैसा दिखता है, एल्युमिनियम कैसा दिखता है, ये सारी चीजें आप लोगों को नोट करनी है। फिर क्या बोला है? क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम सैंड पेपर एंड नोट द अपीयरेंस ऑफ अगेन। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? नॉर्मली उन सबको दोबारा लेना है, कॉपर वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह को, एंड देन यू हैव टू रब बाय सैंड पेपर, रेगमाल के द्वारा उसको रब करना है, एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द प्रॉपर्टीज। मतलब जो भी चीजें आपको अपीयरेंस उसका दिख रहा है उसको अगेन नोट करना है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है कि मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनी सरफेस, देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्ट्रस। ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि नॉर्मली जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं, अगर आप लोग उसका एक नॉर्मल फॉर्म लोगे तो वहां पर आपको नोटिस देखने को मिलेगा। जनरली ऐसा होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो भी सरफेस होती है वो बहुत शाइनी होती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लस्ट्रस। ठीक है, लस्टर एक वर्ड है जो कि शाइनी सरफेस वाली प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है किसी भी मेटल के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। भाई साहब मेरी बात सुनो, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा तो नहीं कहूंगा बट हाँ ठीक है, अपन लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो समय ज्यादा लग सकता है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट किडिंग हियर। मैं यहाँ पर कोई जोक्स वगैरह नहीं मार रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर नॉर्मल सी बात इतनी सी कही गई थी कि आपको सभी मेटल्स ले लेने हैं और मेटल्स की जो भी सरफेस है उसको साफ कर देना है, और साफ करने के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको नोट डाउन करना है। और आप देखोगे कि जो भी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब मेटल का सरफेस होता है वो बहुत शाइनी होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग उसका लस्टर कहते हैं। चलिए ठीक है,
यहां पर अब एक्टिविटी आपकी 3.2 जो है एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्या बोला है यहां पर आपका, बोला गया है टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट दीज मेटल्स फ्रॉम शार्प नाइफ, नोट योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि आपको कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम वगैरह लेना है एंड और आपको कोशिश करना है, यू हैव टू ट्राई कि आप लोग इसको नाइफ से कट कर सको, चाकू से इसको कट कर सको। ठीक है, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आप लोग नोट कर लेना। और क्या बोला है, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद पेयर ऑफ टंग्स। ठीक है, और क्या बोला है, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विद केयर, ड्राइड बाय पासिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। और क्या बोला है, पुट इट ऑन वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट बाय नाइफ। यहां पर क्या बोला है, नॉर्मल कुछ मेटल्स वगैरह आपको दे दिए गए हैं, अब आपसे क्या कहा है, पहले तो इसको नाइफ से काटने का कट कीजिए, और दूसरी बात इसको आराम से इसको चिमटी से पकड़िए और आग वगैरह पास ले जाइए, और यहाँ पर देखिए कि आप लोग क्या क्या चीजें जो है वो नोटिस कर पा रहे हैं। चलिए अब इसकी जो ये जो है वो अभी दोबारा से आपको बताया जाएगा कि आप लोग क्या क्या चीज नोटिस कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि हम लोग अगले पेज पर बढ़ सके। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, ये चीजें आपको पहले से पता थी। इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ लस्ट्रस की बातें की गई है, मतलब कि जो शाइनी सरफेस होता है, और दूसरी यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज बताई गई है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड और हार्डनेस वेरीज। ठीक है, यहां पर बोला गया है, यहां पर क्या बोला गया है कि नॉर्मली आप लोग जैसे काफी सारे मेटल्स लोगे तो वहां पर उनकी डेंसिटीज अलग होती हैं, जिसके कारण वो जो उनकी जो हार्डनेस होती है वो भी वेरी करती है। जैसे अगर आप लोग सोडियम वगैरह ले लोगे तो सोडियम का हार्डनेस कुछ और होगा, वहीं पर अगर आप लोग आयरन लोगे तो उसकी डेंसिटी के कारण उसकी हार्डनेस जो है वो बदल जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नाउ वी आर एट थर्ड 3.3 एक्टिविटी। ठीक है, लेट्स स्टडी नाउ। क्या लिखा हुआ है, टेक पीस ऑफ आयरन, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। ठीक है, बढ़िया, होप इट्स विजिबल फॉर यू नाउ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चलिए यहां पर लिखा हुआ है टेक पीस ऑफ आयरन। ओ ठीक है, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। नॉर्मली आपको चार यहाँ पर मेटल सजेस्ट किए गए हैं कि यू हैव टू टेक आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। नाउ क्या करना है आपको, एनी वन पीस ऑफ मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स बाय हैमर। मतलब आपको ये जो भी मेटल्स वगैरह दिए गए हैं नॉर्मली इसको एक सीट पे रखना है और उस पे आपको स्ट्राइक करना है हैमर से 4 से 5 बार। और जब आप ऐसा करोगे तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा देखते रहना, 1-2 बार करना, उसके बाद आप लोगों को क्या क्या चीजें ऑब्जर्व होंगी ये बताएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब क्या बोला गया है कि नॉर्मल जो भी चीजें जैसे आपने जो भी अलग अलग मेटल्स को लिए थे, जब आप इसको बिट कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ हैमर, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो भी चीजें हैं वो अगर वो पतली शीट में कन्वर्ट हो पा रहा है अगर वो मेटल, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, मैलिएबिलिटी। भूलना मत इस चीज को। ठीक है, मैलिएबिलिटी। और क्या बोला है, डू यू नो द गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि बताओ, टेल मी द नेम ऑफ द मेटल विच इज मोस्ट मैलेबल। तो आपको बताना है कि जो है मेटल में आपका गोल्ड और जो है सिल्वर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। यहाँ पर एक्टिविटी 3.4 देखते हैं क्या है, लिस्ट द मेटल हुज वायर यू हैव सीन इन डेली लाइफ। मतलब कि आपको वायर्स नोट करना है जो कि आप लोग अपने घर पर या फिर आमतौर पर कहीं पर भी देखते हो। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। और मैं इसे इसलिए अभी पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, बट आई वांट कि उनका एक भी पॉइंट छूटे नहीं। ठीक है, और उसके लिए अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट वहां पर छूट गया है तो यहाँ पर कवर कर दे, क्योंकि आप जानते हो कि जो बोर्ड्स वगैरह हैं वो आने वाले नजदीक, और अगर ऐसे में अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके मार्क्स जो है थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी सी है तो अगर आप यहाँ से एक बार कर लोगे, 2x पे भी देख लोगे तो कोई बुरा नहीं है, और आपके सारे पॉइंट जो है कवर भी हो जाएंगे। बढ़िया, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब यहां पर जो है पढ़ते हैं हम लोग। यहां पर क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब अभी हमने देखा कि अगर हैमर की सहायता से आप लोग उसको पतली शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो नॉर्मल उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहेंगे। एंड नाउ इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट द वायर्स इनटू वायर, आई मीन टू से दैट इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट द मेटल्स इनटू थिन वायर्स, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। अब यहां पर क्या बोला है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ
अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम। मतलब क्या बोला गया है कि एक एबिलिटी होती है, जिस मैं अभी ये बता चुका हूं कि एक एबिलिटी होती है किसी भी मेटल की कि उसको हम पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये डक्टिलिटी है। और वहीं पर एक छोटा सा फैक्ट भी बताया गया है कि यदि आप 1 ग्राम अगर सोना ले लेते हो तो सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर खींचा जा सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब क्या बोला गया है कि इस ये जो डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी है, इनके कारण ही हम लोग मेटल्स की जो भी बॉडीज वगैरह होती है उनकी अलग अलग शेप्स वगैरह दे पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स। डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेजल्स। ठीक है, लेट्स डू सम एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, यहाँ पर ये बोला है कि बताओ किस किस धातु किस किस मतलब किन किन मेटल्स वगैरह के बर्तन बनाए जाते हैं, आपको यहाँ से मतलब पूछा गया आपसे। ठीक है, तो अभी ये एक छोटी सी एक्टिविटी कराएंगे और उस एक्टिविटी के द्वारा आपको उनके नाम बता दिए जाएंगे और वो ही क्यों यूज करते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको पहले से आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हो तो पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। ठीक है, वरना अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं नॉर्मली पढ़ाई देता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ो। चलिए, अभी के लिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट हम लोग आगे बढ़ सके। चलिए, अब आते हैं अपन लोग क्या एक्टिविटी 3.5 पे। ठीक है, एक्टिविटी 3.5 में क्या क्या बातें कही गई हैं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन स्टैंड। ठीक है, यहां पर देखो यहां पर हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, बढ़िया, एक नीचे हमने बर्नर लगा दिया, बर्नर के बाद हमने एक क्लैंप लगा दी और यहाँ पर एक जो है वायर मेटल लगा दिया। देखो ये मेटल दिख रहा है, ये एक स्टैंड है और यहाँ पर हमने एक बर्नर लगा दिया और इस बर्नर को अपन ने चालू कर दिया। चलिए, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिक्स अ पिन। क्या लिखा हुआ है, फिक्स अ पिन। ठीक है, यूजिंग अ वैक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर आप लोगों को ये मेटल लगाना है तो यहाँ पर आपको क्लैंप वगैरह का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक पिन लगा देनी है वैक्स से चिपका के। चलिए, इससे हमको क्या पता लगेगा, इसका हमको पता लगेगा कि ये कंडक्टिविटी कैसे शो करता है, ये भी आपको आगे बताएगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड में हमने एक मेटल लगाया, मेटल को लगाया हमने क्लैंप की सहायता से और उसके आखिरी में हमने एक छोटा सा पिन लगा दिया, पिन को हम लोगों ने वैक्स की सहायता से यहाँ पर चिपका दिया। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हीट द वायर विद द स्प्रिंट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प। मतलब क्या बोला गया है कि जो भी मेटल आपने यहाँ पर लगाया है उसको इस बर्नर की सहायता से जो आपको हीट करना है और जब आप लोग हीट करोगे तो आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो यहाँ पर आगे बताया जाएगा। चलिए, अब देखते हैं क्या बोला गया। यहाँ पर बोला गया है, द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब देखो, जब आप लोग ऐसा करोगे तो आप नोटिस करोगे जो वैक्स है वो पिघलने लगेगा। अब वैक्स क्यों पिघलेगा भाई, आप हीट तो यहाँ पर कर रहे हो बट वैक्स तो यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह और इसी वजह से हम लोग इसको कहते हैं जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, और इनका जो हाई इनका जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह मेल्टिंग पॉइंट वगैरह होता है भाई, अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो अब तक तो गल जाता ना, सीधी सी बात है। चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। मतलब यहाँ ये बातें आप जो है नोट कर सकते हो कि जो सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, यहाँ लिख लेना भाई, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर। चलिए, और क्या है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना। और क्या बातें बोली गई, यहां पर बोला है लीड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पोर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, यहां पर दोनों चीजें आ गई कि भाई सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, तो सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया। वहीं पर अगर बोलेगा कि सबसे गंदे कौन होते हैं, कंपैरेटिवली जो गंदे होते हैं वो है लीड और मरकरी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए, और क्या लिखा हुआ है, डू ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो भी मेटल्स वगैरह है क्या ये कंडक्टिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, इनको हम लोग थोड़ी आगे की एक्टिविटीज में देखेंगे, आगे के चैप्टर में देखेंगे। चलिए, बहुत ज्यादा समय को जाया ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। वैसे मैं समय को जाया बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बकायदा लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस फॉर यू ऑल्सो फॉर मी। ठीक है, आप लोग शायद आप छोटे हो तो मे भी आपको नहीं पता होगा, बट आई वुड से कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो। अभी हंसी मजाक करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा क्योंकि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं और यदि आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है फिर भी एक बार यहाँ से देखना
ठीक है। अगर मैं भी हंसी मजाक करूंगा तो छोटी सी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। चलिए, वरना मैं भी पीपीटी लाता, जल्दी जल्दी पढ़ाता और चला जाता, क्या दिक्कत थी, ठीक है। मैं भी यहाँ पर लाइन बाय लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट ना छूट जाए। और यदि आपको कोई भी डाउट यहाँ से आता है, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको सजेशन हमको देना है, तो आप लोग जो है कमेंट प्लीज कर देना, ठीक है, ताकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और हम आपकी सहायता भी कर सकें। चलिए, मैं इसको एक बार जो है हटा देता हूँ। चलिए, समझ में उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। चलिए साहब, अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी 3.6 पर। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी 3.6 सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सर्किट वगैरह बनाया, आपको इस प्रकार से बनाना है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी, मतलब आपको जो भी मेटल वगैरह को टेस्ट करना है, आपको ए और बी के बीच में यहाँ पर जो है लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक बैटरी ली, 2 क्लैंप्स निकाली, यहाँ पर ए और बी जो पॉइंट है, आपको जो भी मेटल की टेस्टिंग करनी है कि वो कंडक्टर है कि नहीं, आपको इनके बीच में लगा देना है, ठीक है। बढ़िया, अब देखते हैं और क्या बोला है। यू मस्ट हैव सीन द वायर दैट कैरीज करंट इन योर होम सेफ्स कोटिंग कॉल्ड पॉलीविनिल क्लोराइड, मतलब कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भी आपके घर में कंडक्टर्स यूज होते हैं या जो भी तार यूज होते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग होती है, ठीक है, जैसे ब्लैक, ब्लू वगैरह जो भी होती है, रेड वगैरह, तो उनके ऊपर जो कोटिंग होती है, दैट कोटिंग इज कॉल्ड पीवीसी एंड द फुल फॉर्म ऑफ दैट इज पॉलीविनिल क्लोराइड, ठीक है, पीवीसी। चलिए, और क्या है, और अ रबर लाइक मटेरियल, व्हाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद दिस सब्सटेंस, मतलब बोला गया है कि जो भी पीवीसी वगैरह की कोटिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, आपको पता होगा हालांकि, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के मुंह से ही सुनते हैं, भाई क्या बोलेगा। देखिए क्या है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस, डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, द मेटल्स that produces sound on striking a hard surface are said to be sonorous, मतलब यहाँ क्या बोला गया है कि नॉर्मली आपको करना है, बर्तन वगैरह आपके घर में होंगे, जब भी मम्मा बर्तन धोती हैं तो नॉर्मल अपन देखते हैं कि एक चुभने वाली आवाज आती है, क्लियर। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी कोई भी मेटल वगैरह किसी हार्ड सरफेस पे लगता है या फिर आपस में टकराते हैं और अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल इज कॉल्ड सोनोरस। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, इसको आप लोग खुद बताना कि जो पीवीसी वगैरह की कोटिंग हम लोग क्यों करते हैं, सोनोरस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान रखना। चलिए, अब हमने इतनी बातें जो है मेटल की पढ़ी, सुनिए। मेटल में हमने क्या पढ़ा, मेटल में हमने पढ़ा कि कंडक्टर होते हैं, हीट के भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं, हमने मैलेबिलिटी पढ़ा, हमने डक्टिलिटी पढ़ा, ठीक है, हमने ये चीजें पढ़ ली। हमने ये देखा कि उसका जो शाइनी होता है सरफेस जो भी है। अब हम लोग को देखना है कि नॉन मेटल्स वगैरह में ऐसी क्या चीजें होती हैं जो हम लोग को पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं और ये नॉन मेटल वाले पार्ट को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से देख पाए और थोड़ा आप और अच्छे से पढ़ पाए। चलिए, देखिए, अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्री non-metals as compared to metals. Some of example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. यहाँ पर क्या बोला है कि नॉर्मली आपने जो भी एलिमेंट्स वगैरह पढ़े होंगे वहां पर कुछ ही नॉन मेटल्स हैं, और वो जो कुछ ही नॉन मेटल्स हैं उनमें से एग्जांपल आर कि सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन वगैरह हो गया, ये है। द नॉन मेटल्स आर इधर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन। यहाँ पर देखो ये एक्सेप्शन आ गया ना, ब्रोमीन, भाई साहब ब्रोमीन ध्यान रख लेना, ठीक है, ब्रोमीन क्या लिख दिया मैंने, ब्रोमीन। यहां पर क्या बोला है कि जो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे, या तो सॉलिड या गैस, जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है, आयोडीन सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन भी गैस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर या तो जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉर्मली या तो सॉलिड होंगे या फिर क्या होंगे, या फिर होंगे आपके गैस। लेकिन अगर बोलेगा बताओ ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गैस या सॉलिड नहीं होता, तो आपको क्या बताना है, ब्रोमीन। चलिए, और क्या बोला है, डू नॉन मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ऑफ दैट मेटल्स, मतलब बोला गया है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह सिमिलर होती है कि नहीं, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात आपसे पूछ गई है। चलिए, और देखते हैं क्या बोला है। ये ब्रोमीन वाला एग्जांपल जो आप लोग लिख लेना प्लीज, है ना। चलिए, एक्टिविटी 3.7 में क्या बोला गया है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी जिससे कि हम लोग को पता लगा कि क्या सच में नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल से अलग होती है, सेम होती है। चलिए, यहां पर बोला है कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, जैसे कोल और ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, क्या, ठीक है। ये जो है कुछ आपको नॉन मेटल्स के एग्जांपल लेने, कार्बन ले लेना, सल्फर, आयोडीन वगैरह लेना है, ठीक है। और क्या लेना है, कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1 एंड 3.4 3.6 विद द नॉन मेटल्स, ठीक है। बोल रहा है कि 3.1 3.4 और 3.6 वगैरह एक्टिविटीज वगैरह कर लो, और आपको जो भी ऑब्जर्वेशन वगैरह होगी वो आपको नोट कर लेना है, और आपको देखना है कि क्या क्या चीजें जो है देखने को मिलेंगी। चलिए, यहाँ पर एक बार मैं आपको 3.1 दिखाता हूँ पहले, ठीक है, इसको रफ करके। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहा है, तो प्लीज यार अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ऐसा लगता है कि हमको किसी चीज पे काम करना चाहिए तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट करें, ठीक है।
अगर मेरी कुछ कमियां भी हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और हम उसको ठीक कर सकें। चलिए यहाँ पर क्या बोला है कि नॉर्मल एक टेबल दी गई है कि बताओ इनमें से क्या चीजें जो है वो ग्रेफाइट वगैरह ये जो चीजें वो दिखाती है कि नहीं। आपको नॉर्मल पता है जो एलिमेंट वगैरह है उसका सिंबल यहाँ लिख देना, ठीक है, सिंबल यहाँ लिख देना, ये एलिमेंट होता है तुम्हें पता है, ठीक है। उसका सरफेस कैसा होगा, नॉर्मली नॉन लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। हार्डनेस जो है मतलब हार्ड उतने तो ज्यादा नहीं होते, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैलेबिलिटी इनमें बिल्कुल नहीं होती, डक्टिलिटी भी बिल्कुल भी नहीं होती। कंडक्टर, कुछ कंडक्टर होते हैं और कुछ कंडक्टर नहीं होते, सीधी सी बात है, आपको पता होगा। जो ग्रेफाइट होता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि है तो नॉन मेटल लेकिन बहुत अच्छी कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। दूसरी चीज जो इनका सरफेस होता है, सरफेस जो होता है वो शाइनी नहीं होता। लेकिन आयोडीन और डायमंड जो है ये कुछ एक्सेप्शंस है नॉन मेटल के, जो कि जिनका जो सरफेस है वो शाइनी होता है। वैसे सुनो, आराम से सुनते हैं। जो नॉर्मल नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरी चीज, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो सरफेसेस होते हैं वो शाइनी नहीं होते, बट आयोडीन और डायमंड जो होते हैं वो जो है शाइनी होते हैं उनके सरफेस, ठीक है, बढ़िया। और ग्रेफाइट जो, ये सब तो मैंने बता दिया। चलिए यहाँ पर देखो क्या बोला है, और बोला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन क्लास। मतलब जो भी हमने प्रॉपर्टी, जो भी हमने चीजें देखी हैं, आपको इनके बेसिस पर कुछ चीजें हमें बतानी है। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू मस्ट हैव conclude we cannot group of elements according to their physical properties alone and there are many exceptions for example, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि नॉर्मल आपको पता है कि हम लोग मेटल नॉन मेटल को एक साथ नहीं रख सकते, ठीक है, या फिर नॉन मेटल्स को भी एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि अगर बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग जनरली लगा के इसे पढ़ते हैं, ठीक है। जनरली मतलब आमतौर पर, हम लोग कोई भी श्योर नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको रफ करते हैं और हम लोग कुछ जो भी वेरिएशंस वगैरह होते हैं उसको पढ़ेंगे अभी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट जो है पहला, इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व्ड मेटल आर हाई मेल्टिंग। मतलब जब भी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब हमने उस मेटल को गर्म किया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बोला है जो मेटल मरकरी को छोड़ के बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो उनका अच्छा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट अगर आप मरकरी की बात करोगे, अगर आप उसको अपने हाथ पे भी रख लोगे तो वो भी पिघल जाएगा, ठीक है। इसलिए एक्सेप्शन है कि सारे मेटल्स का तो बहुत अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बढ़िया। चलिए साहब अब आते हैं थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट्स के ही आपके नंबर है, आपको बिलीव नहीं होगा, ये पॉइंट्स के ही नंबर है, जो 3-4 है ना, बस इन्हीं के नंबर है। चलिए अब एक बार थोड़ा इसको पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, points but gallium and caesium have very low melting point. These two metals melt if we keep in our palm. Sorry, क्या बोला है कि जो मरकरी था वो तो रूम टेम्परेचर पे भी बढ़िया से जो है मेल्ट हो जाता था, बट ये जो आपका गैलियम और कैजियम है ये जैसे आप लोग अपनी पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे, ये तब भी जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बोला है, आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। मैंने आपको बताया था जो आयोडीन और जो डायमंड होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं बट still they are lustrous. और क्या बोला गया है, कार्बन is a non-metal that can exist different forms. Each form is called allotropes. मतलब आपको पता होगा कि जो कार्बन होता है वो बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स उसमें उसके होते हैं। तो नॉर्मल जो भी एक फॉर्म होता है उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप, ठीक है। एलोट्रोप क्या होता है, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो खाली। चलिए ठीक है, और क्या बोला, डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज नोन, ठीक है, बढ़िया। और इसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया था कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो आपको पता है भाई साहब कि जो कार्बन वगैरह होता है वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट करता है। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के जो फॉर्म्स होते हैं जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि जो डायमंड जो है वो भी एक प्रकार का एलोट्रोप होता है कार्बन का, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है इस प्लेनेट। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। अल्काइल मेटल क्या है, अल्कली मेटल्स क्या बोलते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विद नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या बोला गया है कि जो अल्काइल मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को बोला जाता है, और ये जो है नाइफ से कट भी किया सकते हैं, और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह जो है, मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो है बहुत कम है, इनकी डेंसिटी भी
कम है। चलिए क्या बोला है, एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने देख लिया भाई, देख दाख के जो भी चीजें हमें पता लग गया, लेकिन अगर आपको इसको और अच्छे से पढ़ना है तो आपको जो है केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है, और अच्छे से समझ पाओ कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक्टिविटी आपकी दे ही रखी है, मैं पहले इसको रफ कर देता हूं सो दैट हम लोग आगे बढ़ सके। चलिए साहब थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, करें। यहां पर क्या थोड़ा एक एक्टिविटी है उसको देखते हैं, क्या है, टेक अ मैग्नीशियम, सॉरी, ठीक है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। आपको क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है। फिर क्या करना है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एश फ्रॉम द डिसॉल्व ऑफ इन वाटर। मतलब आपको करना है मैग्नीशियम रिबन को लेना है, साफ करना है उसको बढ़िया, थोड़ा एश वगैरह को उसकी इकट्ठी कर लेना है, जब वो जल जाएगी, और उसके बाद उसको पानी वगैरह में डिसॉल्व कर देना है। फिर क्या करना है, टेस्ट द रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आप लोगों को क्या करना है, आपने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को जलाया, जलाने के बाद आपको उसका सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको ब्लू और जो भी है इन ये लिटमस पेपर के पास जाना है और पूछना है कि भाई साहब क्या है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको क्या है। इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक। आपको पता करना है कि एसिडिक है या बेसिक है। और क्या बोला है, नाउ बर्न सल्फर पाउडर, टेक अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर, ठीक है, तो कलेक्ट ऑफ, ठीक है, फ्यूम्स। मतलब क्या है, आपने क्या किया, पहले मैग्नीशियम को जला लिया, फिर सल्फर को लेना है, सल्फर को भी ऐसे ही कुछ करना है, उसकी जो भी फ्यूम्स वगैरह होंगी, जो भी उसकी भाप वगैरह होगी, उसको देखना है, उसको थोड़ा कैच करना है, और उसके बाद आपको जो भी चीजें वो पता लगेंगी। क्या है, ऐड सम वाटर टू अबव टेस्ट। मतलब जो भी आपने दोनों चीजें ली हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा पानी आप लोग ऐड कर देना और इनको थोड़ा स्टिंग मतलब शेक कर देना थोड़ा, ठीक है। और क्या बोला है, टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड लिटमस, मतलब लिटमस पेपर द्वारा आपको टेस्ट करना है, और आपको ये पता करना है कि कौन सी चीज क्या होगी। अब आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे जो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम को आपने जब जलाया तो उसमें एक ऑक्सीजन की लेयर, मतलब पूरा जो ऐश थी वो मेटल ऑक्साइड बन गई होगी, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई होगी। और जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है वो जो है वो एसिडिक नेचर की होती है, और मेटल ऑक्साइड जो होती है, सॉरी माफ करना, बेसिक नेचर की होती है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जो है आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, और मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहूंगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा जबान फिसल गया हमारा, ठीक है। और क्या बोला है, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। यहां पर बोला गया ना कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वो कैसे होते हैं, एसिडिक, और वही जब, ठीक है, इन वाटर। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव बेसिक ऑक्साइड्स। मतलब जो बेसिस होते हैं, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स का जो भी ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर होंगे जनरली, लेकिन जो भी मेटल्स होंगे उनके ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़े से एक बार प्रश्न उत्तर आप लोग देख लेना, बहुत ही यार जल्दी हो जाएंगे, अब तो कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम, इसको पहले रफ करते हैं। ये हो गया आपका रफ, एक बार इसको पढ़ लेना, 2 मिनट में आप लोग कर लोगे। अब एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यू विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.0, ये जो भी है, ठीक है। कलेक्ट द सैंपल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह जो है इनको आपको ले लेना है, और इनके साथ जो भी हम लोग करेंगे वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो स्लाइड होगी या नेक्स्ट जो पेज होगा वहां पर पता लगेगा। चलिए हाँ, आपने जो भी सैंपल्स वगैरह लिए थे उनकी जो भी एक्टिव जो भी चीजें, वो अभी हम बार बार उनको अलग अलग चीज से रिएक्ट कराएंगे, और हम लोग देखेंगे कि वो क्या, किससे रिएक्ट करने पे क्या देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, What happen when metals are born in air। मतलब जो भी आपने ये जो भी मेटल्स वगैरह लिए हैं, अगर हम लोग इसको बर्न करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें जो है मिलेंगी, आपको सिंपल वो देखना। देखो क्या है, you have seen in activity 3.8 that magnesium born in air with dazzling white flame. Do all metals react in same manner? Let us check by performing the following activities। मतलब बोला गया है कि आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जो मैग्नीशियम होता है वो जब जलता है तो एक डार्जलिंग फ्लेम देता है। तो बोल रहा है कि क्या सारे के सारे मेटल ऐसे ही करते हैं, अगर करते हैं तो बताओ, नहीं करते तो भी बताओ। चलिए अब एक बार एक्टिविटी को देखते हैं, क्या बोला, 3.9 एक्टिविटी दी गई है, एक बार पढ़ के बताते हैं। बोला गया है द फॉलोइंग एक्टिविटी
नीड द टीचर असिस्टेंट, इट वुड बी बेटर अगर जो है वो बच्चे अगर आई प्रोटेक्शन वगैरह पहन ले। क्या है कि आपको एक एक्टिविटी करानी है जिसमें आपको एक टीचर असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, और आप अच्छा होगा जब आप लोग अपने आईज पे जो है वो चश्मे वगैरह लगा लोगे। चलिए और क्या बोला है, होल्ड ऑफ एनी सैंपल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टंग्स एंड ट्राई बर्निंग ऑफ ओवर अ फ्लेम, रिपीट विद द मेटल्स एंड सैंपल्स। मतलब बोला है कि आपको एक टीचर लेना है, बढ़िया टीचर वीचर को साथ रखना, टंग्स लेने, टंग्स को आप अलग अलग मेटल्स को लेना है, जला के देखना है और चीजों को ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पर बोला है कलेक्ट द प्रोडक्ट इट्स ए फॉर्म, मतलब जो भी चीजें फॉर्म हो रही है उसको भी कलेक्ट कर लेना है। और क्या बोला है, लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन, विच मेटल्स बर्न इजिली, व्हाट फ्लेम डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल्स बर्न, क्या लिखा हुआ, हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर्स आफ्टर बर्निंग, अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और जो भी है ये प्रोडक्ट सॉल्युबल है कि नहीं। मतलब यहाँ पर क्या है, जब भी आप लोग अलग अलग सैंपल्स को लोगे तो जो भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जैसे कि जलाने के बाद, मतलब जब आपने रिएक्शन कराई तो उसके बाद उसका सरफेस कैसा हो गया, ठीक है, या फिर जो भी उसकी फ्लेम्स वगैरह है वो कैसी बन रही हैं, या उसकी रिएक्टिविटी कैसी है ऑक्सीजन की तरफ, तो ये चीजें आपको ऑब्जर्व कर लेनी है। और ये सब कुछ अभी आपको ये खुद ही बताएगा आगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चंस थे वो तो समझ में आ गए होंगे, और इनके जो जवाब है वो आगे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो यहां पर हम थे क्या, ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइंस टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मतलब जब भी आप लोग किसी मेटल को लोगे, ऑक्सीजन को लोगे, तो वो मेटल ऑक्साइड लगभग बनाएगा, और ये मेटल ऑक्साइड जो है वो आपका बेसिक नेचर का होता है, आपको पता है। क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर कंबाइंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और ब्लैक कलर का जो है कोटिंग वगैरह। यहाँ पर देखो कॉपर लिया, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कराया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, और जो है वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। और क्या है, सिमिलरली अगर आप लोग एल्युमिनियम लोगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। फिर क्या बोला है, रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर सेकंड हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट some metals oxides such as aluminum oxide, zinc oxide shows both acidic as well as basic behavior। मतलब कि आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बताया कि जो भी जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो इस वजह से उन जो भी मेटल्स वगैरह होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फोर्टिक ऑक्साइड। ये याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए ठीक है, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट जो बस, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो दिखाते हैं। देखो क्या लिखा, देखो यहाँ पर कहाँ पर थे हम, ये सब हो गया था, ठीक है। देखो एल्युमिनियम है, HCl के साथ रिएक्ट। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताइए कि जो एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली एसिडिक, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। देखो हमने क्या किया, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया, इसको HCl के साथ बनाया, तो आपका जो है ये AlCl3 बना और पानी बना। और वहीं पर हमने जब एल्युमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो एल्युमिनियम एल्यूमिनेट बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना, और जो है ये रिएक्शन जो है दोनों से हो रही है, मतलब एसिड से भी हो रही है, बेसिक बेस से भी हो रही है। जब भी ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड्स जिनकी रिएक्शन एसिड से भी हो और बेस से भी हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोर्टिक ऑक्साइड्स, ठीक है। और क्या लिखा है आगे भी देखते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट some of the dissolve in water to form alkali, sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis। मतलब क्या बोला गया है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो तो इनसॉल्युबल होते हैं, बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये जो है जब अगर आप इनको पानी में घोलने की कोशिश करोगे तो अल्कली, जैसे जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH के नाम से जानते हैं। अल्कली मतलब क्या है, कुछ ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, वो सिंपल वर्ड है, ठीक है। मतलब जब ये जो कुछ मेटल्स हैं सोडियम पोटेशियम जो है वो डिसॉल्व भी हो जाते हैं, चलिए पानी में। चलो साहब, चलिए होप कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वी हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन।
मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली सो दैट कैचेस फायर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि हमने देखा कि जितने भी मेटल्स वगैरह उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, और जैसे जैसे आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करोगे आप लोग ऐसा नोटिस करोगे कि कुछ जो मेटल्स हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जा रहे हैं ऑक्सीजन से, और कुछ जो है वो और नहीं। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो है अगर आप लोग उनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाओगे तो बहुत विग्रस रिएक्शन हो जाएगी, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाएगी। और यहाँ पर क्या बोला है, हेंस द प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इन इमर्सन केरोसिन। मतलब यहाँ पर बोला है कि ऐसा ना हो कि इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस रिएक्टिविटी की वजह से दुर्घटना हो जाए, इस वजह से हम लोग इसको किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। और यहाँ पर बोला है और एक टेम्परेचर भी होता है, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर भी होता है जिसमें हम लोग इस केरोसिन को उसमें रखते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक लेड्स आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। आयरन डज नॉट बर्न हीटिंग, कॉपर फिलिंग्स आर विग्रस स्प्रिंकल्स एंड इन फ्लेम ऑफ बर्नर्स। मतलब क्या बोला गया है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि जनरली जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने ऊपर एक परत चढ़ा लेते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब उनको दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना होता है तो इजीली रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया या जो भी चीजें, इसीलिए हम उसको बाद में साफ कर रहे थे। ठीक है, चलिए और क्या बोला है, कॉपर डज नॉट बर्न बट हॉट मेटल कोटेड विद ब्लैक कोटेड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि जो कॉपर जो जलेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा जब उसका आप हाई टेम्परेचर पर उसको ले जाओगे तो ब्लैक कलर की कोटिंग उस पर जो है हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब एक बार यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग। यहाँ पर क्या बोला है, डू यू नो, मतलब आपको क्या चीज ये पता थी। ठीक है, क्या है, एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक oxide layer of aluminium. Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. मतलब क्या बोला है कि एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग एल्युमिनियम पर एक थिक एक जो है लेयर चढ़ा देते हैं ऑक्सीजन की। और ये भी बोला गया है द एल्युमिनियम ऑक्साइड कोटेड मेक्स रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। मतलब कि एल्युमिनियम जो होता है अगर आप उसको ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंस में रखोगे तो उस पर एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाएगी और फिर वो दोबारा से जल्दी कोरेड नहीं होगा, मतलब उसमें जंग नहीं लगेगी क्योंकि वहां पर एक लेयर जम जाएगी एटमोस्फेयर और वो जो ऑक्सीजन है उनके बीच, जो भी मेटल उसके बीच। क्या बोला है, द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। During the anodizing, a clean aluminum article is made, the anode and electrolyte with the dilute sulfuric acid. ठीक है, क्या है, the oxygen gas involved at anode react with aluminium to make thicker protective oxide. ठीक है, this oxide can be dyed easily to give aluminium article attractive shine. मतलब क्या बोला, फिनिश, सॉरी माफ करना, यहाँ पर आपसे सिंपल इतनी पहली दो वर्ड्स या जो पहली दो लाइन से यहाँ पर तो इतना ही बोला कि भाई एनोडाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी एल्युमिनियम पर जो है एक मोटी एक लेयर चढ़ाते हैं किसी भी ऑक्सीजन की। ठीक है, और फिर आपकी तीसरी और चौथी लाइन में बोला गया था कि ये जो थिक लेयर चढ़ जा रही है ये एक अच्छी चीज भी है एल्युमिनियम के लिए, क्योंकि जब ऐसा होता है तो वहां पर जो है वो दोबारा से जंग उसमें नहीं लगती। और ये भी बोला गया है कि जब भी एनोडाइजिंग ये जो प्रोसेस होता है इसके द्वारा जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करते हैं, जब इसमें हम लोग बिजली वगैरह पास कराते हैं, जो भी गैसेस वगैरह होती हैं वो एक एनोड पे निकलते हैं और एक कैथोड पे निकलते हैं। ये तो आप बहुत इजीली आप पता ही कर सकते हो क्योंकि एनोड पे वो निकलेगी जो नेगेटिवली चार्ज होगी, कैथोड पे वो निकलेगी जो पॉजिटिवली चार्ज होगी। ये चीज़ आपको बहुत इजीली पता है। और ये जो है वो आर्टिकल्स वगैरह को फिनिश अप करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, चलिए बढ़िया। सल्फ्यूरिक एसिड से आपको जो है इलेक्ट्रोलाइज्ड करना है, इसको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। तो जो हाइड्रोजन होगी वो H+ निकलेगी, तो ये जो हो जाएगी आपका कैथोड पे। चलिए, और जो ऑक्सीजन है वो निकलेगी एनोड पे। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आगे चलोगे तो आप लोगों को कुछ बातें और देखने को मिलेंगी। उससे पहले मैं आपको जो है ये थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे कि हम लोग चैप्टर में थोड़ा सा आगे और बढ़ सकें। ठीक है, चलिए साहब, देखिए अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट एक्टिव ऑफ सैंपल ऑफ मेटल्स टेकन हियर। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रस, implying that it's not reactive as sodium is, but burning of oxygen does not help to
डिसाइड बट रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर वगैरह, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, हमने ऐसा नोटिस किया कि जो भी सोडियम वगैरह था, ठीक है, जो भी सोडियम वगैरह था वो तो बहुत अच्छी तरीके से रिएक्शन कर रहा था, बट जो मैग्नीशियम वगैरह था वो उतने अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से इतना बहुत इम्पैक्टली ऐसा नहीं बता सकते कि रिएक्टिविटी के बारे में, लेकिन अगर हमको और जिंक वगैरह के बारे में अगर और जानना है तो हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा और जानने के लिए हमको कुछ एक्टिविटीज और करनी पड़ेंगी, और वो जो एक्टिविटी है वो हमें पानी के साथ, वाटर के साथ जो है करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। क्या बोला है, 3.8 जो एक्टिविटी है बोला है, दिस एक्टिविटी नीड्स टू टीचर असिस्टेंट, ठीक है, बढ़िया, टीचर वगैरह होना चाहिए आपके साथ। क्या है, कलेक्ट सैंपल ऑफ मेटल वगैरह के कुछ सैंपल ले लो, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ सैंपल सेपरेट बीकर्स वगैरह में अलग अलग डालो, कोल्ड वाटर वगैरह के साथ क्या करना है, मेटल्स लेने हैं अलग अलग बीकर्स में डालने हैं, और आपको कोल्ड वाटर वगैरह के साथ मतलब चेंज करते रहना, अभी आगे बताऊंगा क्या है, ठीक है। क्या बोला है, विच मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मतलब आपने क्या किया, एक सैंपल लिया, उसमें पानी डाला कोल्ड, ठीक है। अब आपसे बोला कि बताओ कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि कोल्ड पानी से जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे चलो देखते हैं, क्या डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, ठीक है। क्या डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या पुट द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट कोल्ड वाटर इन बीकर ऑफ हॉट वाटर, मतलब क्या करना है, कुछ अलग अलग बीकर्स लेने हैं, उसमें कुछ मेटल्स डालने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, पहले ठंडा पानी डालना है, अगर वो रिएक्ट कर जाते हैं तो जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लिख लेना, वहीं पर अगर कुछ ऐसे मेटल्स भी होंगे जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है, दूसरा बीकर लेना है, और दूसरा बीकर लेने के बाद उसमें गर्म पानी डाल के देखना है। ये चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी और चीजें पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, फॉर द मेटल दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज अपरेटस एज शो इन फिगर, जो है उसको आपको स्टीम के साथ रिएक्ट कराना है। चलो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग बीकर्स लेने, अलग अलग मेटल्स लेने और उनकी रिएक्टिविटी आपको पानी के साथ करानी है, पहले ठंडे पानी के साथ, फिर गर्म पानी के साथ, फिर जो है स्टीम के साथ। और ये जो रिएक्शन है यही आपको बताएंगे कौन सा मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव और कितना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको रफ तो नहीं करेंगे, चलो सीधा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो साहब, और यहाँ पर एक छोटी सी जो है ये बताया गया, मैं एक बार इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, ठीक है। सिंपल अपन को क्या करना है, एक ट्यूब लेनी है, यहाँ पर जैसा एक ट्यूब आपको दिख रहा होगा, एक स्टैंड लेना है, एक बर्नर लेना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक सेटअप तैयार कर देना है, ठीक है। वो सेटअप मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, यहाँ के लिखा हुआ देखो क्या है, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, metal oxide that soluble in water to further metal hydroxide but all metals do not react with water। सुनो यहाँ पर सिंपल बहुत छोटी सी बात की गई है कि हम लोगों ने ऐसा नोटिस किया कि जब हमने ये जो भी हम प्रोसेस करा रहे हैं कि कुछ मेटल्स तो बहुत अच्छे से पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बट कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, उनका क्या है, ठीक है। उनका क्या है, हाइड्रोजन वगैरह गैस निकल रही है। जैसे हमने देखो मेटल लिया, मेटल को जैसे आप पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, लेकिन कुछ तो निकाल ही नहीं रहे भाई, तो उनका क्या करें, देखो जैसे और भी चीजें बताएंगे। देखो मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, ठीक है, विद कोल्ड वाटर, मतलब जो भी सोडियम पोटेशियम वगैरह है ये तो बढ़िया तरीके से रिएक्ट कर जा रहे हैं, और जो सोडियम पोटेशियम है वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और वहां पर तुरंत ही पानी में आग वगैरह जो है लग जा रही है, ठीक है। ये जो है उनकी दोनों रिएक्शन दे रखी है, पोटेशियम को पानी के साथ रिएक्ट कराया, आपका KOH बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी, और जो है हीट बनी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ये आ सकता है, ठीक है। और क्या बोला, देखो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, द हीट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। बहुत अच्छे से समझो, देखो क्या लिखा है कि अभी हमने सोडियम पोटेशियम की देखी, अब हमने क्या किया, अब हमने सेम टू सेम चीज कैल्शियम के साथ जब की तो हमने देखा कि ये उतनी ज्यादा विग्रस रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर जो है इतना हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि वो जो हाइड्रोजन है उसमें आग लग जाए, ठीक है। और उसमें आग नहीं लगेगी, इस वजह से जो हाइड्रोजन बच जाएगा, और इस हाइड्रोजन की वजह से ही वो जो भी कैल्शियम होगा इस पे फ्लोट करेगा। देखो बताता हूँ, देखो क्या है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस परफॉर्म स्टिक टू सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हीट नहीं निकली, और उस हीट ना निकलने की वजह से हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं, और वो फायर वगैरह कैच नहीं हुई, और इसी वजह से जो हाइड्रोजन है ये यूज में जाएगा फ्लोट करने के, ठीक है। जो मेटल होगा उसकी सरफेस से चिपक जाएगा और जो है फ्लोट करेगा। चलो उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया, इसको थोड़ा रफ करते हैं और आगे चलते हैं। ये यार ये जो भी सेटअप वगैरह ना मेरे को नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी बात है वो मैं यहाँ पढ़ के बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग
इसको एक बार फिर भी देख लेना, अगर आपको संतुष्टि ना मिले तो मेरे हिसाब से उसमें उतना कुछ है नहीं, ठीक है। चलो एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहां तक पढ़ लिया था, यहां तक पढ़ लिया था, ठीक है, ये चीज हो गई थी। फिर क्या है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। यहां पर हमने सोडियम पढ़ा और तुम्हारा पोटेशियम पढ़ा और आपका कैल्शियम पढ़ा। सोडियम पोटेशियम तो विग्रस रिएक्शन दे रहे थे, आग वगैरह लगा रहे थे, लेकिन जो कैल्शियम था वो उतनी ज्यादा हीट नहीं निकाल पा रहा था, और हीट ना निकलने की वजह से हाइड्रोजन में आग नहीं लग रही थी, और उस आग ना लगने की वजह से जो कैल्शियम वगैरह है वो फ्लोट कर रहा था पानी पे। ये तो तुम्हारे प्रश्न में आएगा, ठीक है। और जो चीज यहाँ पर बोला है कि जो मैग्नीशियम होगा वो ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। अगर आप लोग इसको रिएक्ट कराना चाहते हो तो आपको क्या करना है, गर्म पानी लेके आना है इसको, ठीक है, और हाइड्रोजन वगैरह गैस निकल जाएगी। यहाँ पर इतनी सी बात बोली, ठीक है। और क्या बोला है, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू सरफेस। मतलब ये भी जैसे कैल्शियम वहां पर फ्लोट कर रहा था उसी प्रकार से जो है मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा, देखो। और क्या बोला है, मेटल लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट इधर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम। ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना। देखो मैं एक बार बताता हूँ, पहले अगर आप सोडियम पोटेशियम को रखोगे और कैल्शियम को रखोगे, ये तो बढ़िया तरीके से विग्रसली रिएक्ट करेंगे, बट कैल्शियम जो है वो विग्रस रिएक्शन नहीं देगा, वो फ्लोटिंग कराएगा। उसी प्रकार से जो मैग्नीशियम होगा, जो मैग्नीशियम मेटल होगा, वो ना ठंडे पानी से करेगा, उसको अगर आपको रिएक्ट कराना है तो आपको करना है गर्म पानी लेना पड़ेगा, और जब गर्म पानी लोगे तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और उस हाइड्रोजन गैस की वजह से जो मैग्नीशियम होगा वो भी फ्लोट करेगा। और यहाँ पर फिर कुछ और एग्जांपल दिए, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये तो ना ठंडे से करेंगे ना गर्म से करेंगे। अगर आपको रिएक्शन करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो है स्टीम वगैरह लेके आनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है वो दोनों रिएक्शंस आपको लिखी हुई है, देखो एल्युमिनियम लिया, पानी लेना है गैसियस में, मतलब स्टीम में लेना है। अगर आप लोग जो है लिक्विड मतलब सिंपल, अगर आप कोल्ड वाटर लोगे, हॉट वाटर लोगे, रिएक्शन नहीं होगी। आपको करना है गैस में लेना, स्टीम में लेना, बढ़िया। और क्या बात बोली गई है, देखो मेटल सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। सिंपल, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन जो इसके नीचे और भी मेटल्स होते हैं उनके साथ ये जो रिएक्शन है वो नहीं होती, कतई नहीं होती। इनको अगर आपको रिएक्ट कराना है तो पानी से तो नहीं होगी, ठीक है। इसी वजह से जो है ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न करेगा कि बताओ ऐसा कौन सा मेटल है जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, तो ये सारे मेटल्स हो सकते हैं कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, लेड वगैरह, कॉपर वगैरह हो गए, ये जो है पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर को अभी हम यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होगा। ये यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अगला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने इतना देख लिया है तो आगे वाला वीडियो आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट देगा। थैंक यू वेरी मच।